मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नई सुबह और खिली खिली सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं और दुआ भी है कि आप लोग जहां कहीं हो खैरियत से हो और आपने अपना वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजारा और आपने खूब इंजॉय भी किया। और इस वीकेंड पर मौसम से भी लुत्फ अंदोज हुए होंगे क्योंकि मौसम भी अच्छा था। तो छुट्टी के बाद काम पर आना ना खासा मुश्किल टास्क होता है हम सब के लिए, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने हफ्ते का जो आगाज है वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें, क्योंकि जिंदगी में ना कामयाब वही लोग होते हैं जो मेहनत और जुस्तजू के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते ही जाते हैं। अपने हर दिन का आगाज एक मकसद के साथ किया करें। डेली और वीकली बेसिस पर हमें अपने गोल सेट करने चाहिए और अपने इख्तिताम जो हफ्ते का इख्तिताम होता है उस पर एनालिसिस करना चाहिए कि कितने फीसद मकासद जो हैं वो हल हो सके हैं। और अपनी डेली रूटीन को हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यानी आपने जो काम करने हैं एक दिन में या एक हफ्ते में उनकी लिस्ट बनाएं और जो जो काम आप लोग मुकम्मल कर लेते हैं उनको टिक कर लिया जाए। फिर देखें जनाब, आपकी जो लाइफ है, जो हम लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है, हम लोग हर चीज़ को मिक्सअप कर लेते हैं, तो वो फिर आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी जब आप अपने लिस्ट के थ्रू या टू डू लिस्ट के ज़रिए अपने काम तमाम तर सर अंजाम देंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी और मुफीद टिप है कि आप लोग अगर इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जनाब आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेफड़ों के सरतान से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फेफड़ों का सरतान बहुत मोहलिक और जानलेवा सरतान होता है और दुनिया भर में हर साल कैंसर से होने वाली अमवात में से हर 5 में से 1 मौत फेफड़ों के सरतान की वजह से होती है। और दुनिया भर में हर साल 1 अगस्त को फेफड़ों के सरतान का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद है जनाब कि आलमी बरादरी में फेफड़ों के सरतान के बारे में आगाही पहुंचाना और इससे तदारुक के हल के लिए कोशिशें करना। फेफड़ों का सरतान ज्यादातर सिगरेट नोशी और आलूदगी की वजह से होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 94% फेफड़ों के सरतान में बुनियादी जो वजह होती है वो तंबाकू नोशी होती है। और उसके साथ एक और तहकीक के मुताबिक तंबाकू नोशी करने वाले 24 से 36% जो अफराद हैं उनमें फेफड़ों के सरतान का खतरा मजीद बढ़ जाता है। पाकिस्तान में ना सिर्फ तंबाकू नोशी करने वाले अफराद बल्कि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, यानी वो लोग जो तंबाकू नोशी से दूर रहते हैं, दोनों में फेफड़ों का सरतान मौजूद हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं मगर सिगरेट पीने वालों के नजदीक रहते हैं उनमें भी ये कैंसर होने का खतरा मौजूद है। तो वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाने से हम इस तरह के फेफड़ों से या फेफड़ों के सरतान से बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर अब्बास खोखर साहब हैं जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेफड़ों के सरतान के ऊपर आपने प्रोग्राम किया, ये बड़ी अच्छी बात है जी। आगाही मिलनी चाहिए लोगों को। और जैसे आपने बताया कि इसकी सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है और पाकिस्तान में स्मोकिंग और बच्चों में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। इसके ऊपर ज़रूर काम करने की ज़रूरत है कि इसको कम किया जाए, टैक्सेस बढ़ाए जाएं और किसी तरीके से अगर स्मोकिंग कम हो सके अवेयरनेस के ज़रिए, टैक्सेस के ज़रिए किसी तरीके से, तो ये शायद फेफड़ों के सरतान को कम करने की बड़ी अच्छी वजह साबित हो। तो इसका ये मतलब है कि स्मोकिंग की वजह से ही ये बढ़ रहा है, ये एक वजह हो सकती है और भी कॉजेज हैं इसकी? देखिए जो तहकीक है वो ये बताती है कि 80% लंग कैंसर उन लोगों में आता है जिनमें जो स्मोकिंग करते हैं। अच्छा। और 20% पैसिव स्मोकर्स या वो नॉन स्मोकर्स में आता है जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया होता। इसका मतलब है कुछ और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर 80% वो लोग हैं जिनमें सिर्फ कैंसर इस वजह से हो रहा है, लंग कैंसर, कि वो स्मोकिंग करते हैं तो फिर हमें सबसे पहले इसका तदारक करने की जरूरत है। और जिस तरह आज आलमी दिन मनाया जा रहा है स्मोकिंग के हवाले से और फेफड़ों के सरतान के हवाले से कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा आगाही पहुंचाई जा सके, लेकिन डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं कि हम सारी जिंदगी सिगरेट पीते आते हैं और हमें कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्या स्टेज वाइज ये बीमारी हमें लगती है, क्या इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए ये एक क्रॉनिक प्रोसेस है, इसमें एक दिन में स्मोकिंग से कैंसर नहीं होगा। अच्छा। जैसे बाज लोग होते हैं कहते हैं जी शुगर हमारी 600 भी होती है, हमें महसूस ही नहीं होता। हाँ जी। लेकिन उनको पता चलता है 5 से 10 साल के बाद जब उनके सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी के पार्ट्स
वो सारे ख़राब हो जाते हैं। अगर लंग्स के अंदर मुसलसल उसको डैमेज करने के लिए स्मोकिंग के पार्टिकल्स जाते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो वहाँ से कैंसर में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। लंग्स काले हो जाते हैं ऐसे जैसे टार की तरह, और 70 से ज़्यादा केमिकल्स ऐसे हैं जो स्मोकिंग में है जिनकी वजह से कैंसर पैदा हो सकता है। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि स्मोकिंग के बारे में बताया जाए लोगों को कि ये मेन वजह है जिसको अगर रोक दिया जाए तो चांसेस हैं कि कैंसर इसका बहुत कम हो जाएगा। अच्छा। लेकिन फिर इसको क्या इलाज है, किस तरह रोका जा सकता है लोगों को? देखिए, इसमें एक तो यही अवेयरनेस वाली बात है, इसको हमें अपने करिकुलम में बच्चों के सिलेबस में बताने की, हैंड हाइजीन, सफाई का ख्याल करना, स्मोकिंग कितनी बुरी चीज़ है, नशे की आदत कितनी बुरी चीज़ है, ये हमें अपने स्कूलों में और छोटे बच्चों से लेके चलना चाहिए। और ग्रेजुअली इसकी रिपीटेड रिमाइंडर्स हर जगह पे, हर लेवल पे होने चाहिए। और ये नहीं कि एक दिन हमने लंग कैंसर डे मना लिया तो ये काफ़ी होगा। तो एक तो ये, दूसरा ये कि ये स्टेज वाइज, इसमें देखिए डेथ रेट बहुत ज़्यादा है लंग कैंसर में। तो अबाउट 80% पीपल दे विल डाई। उनमें 22 लाख से ज़्यादा पूरी दुनिया में लोगों में लंग कैंसर एक साल में नए कैंसर के पेशेंट्स आ जाते हैं। 18 लाख के करीब उनमें से मर जाते हैं। आप खुद सोचिए कि ये कितनी बड़ी और ये इतना ज़्यादा है ये डेथ रेट कि जो सारे बाकी के कैंसर्स मिला के भी इसके बराबर नहीं जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा होने वाली है कैंसर की जो स्टेज है। तो मुझे बताइए फिर अर्ली अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पूछे तो क्या हो सकते हैं इसके साइंस? देखिए, इसमें लंग कैंसर में स्क्रीनिंग भी आ चुकी है। लो डोज सीटी स्कैन एनुअली हाई रिस्क पॉपुलेशन में जिन्होंने स्मोकिंग की हुई है उनको ये ऑफ़र किया जा सकता है। लो डोज सीटी स्कैन करवाएं, उसमें छोटा कैंसर भी जल्दी पकड़ा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमें ये बताने की ज़रूरत है कि स्टेज 1 उसमें 80% के अराउंड चांसेस हैं कि पेशेंट बच सकते हैं। अच्छा। और अगर स्टेज बढ़ती चली जाती है तो लंग कैंसर की वजह से डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। 5 ईयर सर्वाइवल इज़ लेस देन 20%। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लंबा जी सकते हैं जब लंग कैंसर डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला कैंसर है। अच्छा, लेकिन ये तो टेस्ट के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं ना कि ये है कि नहीं है, लेकिन क्या ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हमें खुद भी पता चल सकते हैं कि जिससे पता चले कि हमारे लंग्स जो है वो डैमेज होते जा रहे हैं? देखिए, रिस्क फैक्टर्स को हमें नोटिस करना ज़रूरी है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। बहुत सारी ऐसे कैंसर्स आते हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं भी की होती है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं होती, लेकिन फिर भी कैंसर हो सकता है। तो हाई रिस्क पॉपुलेशन को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है ताकि हमारे रिसोर्सेज अच्छी जगह पे लग सकें और हम उसमें से यील्ड ज़्यादा ले सकें, हमें ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे मिल सके जिन्हें हम बचा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है वो बहुत ओवरलैप करती हैं चीज़ें। अब अगर कफ आती है और क्रॉनिक कफ है तो वो एस्थमा की वजह से भी हो सकती है, खुदा न खास्ता लंग कैंसर की वजह से भी हो सकती है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पॉपुलेशन को इस बात पे डराया जाए कि आपको कफ आ रही है, क्रॉनिक कफ है, बार बार कफ आ रही है और उसकी वजह कुछ और हो और हम उन्हें कह दें कि शायद ये लंग कैंसर है। हाँ, सिम्टम्स आएँ तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि बीमारी की वजह क्या है। क्योंकि कैंसर का जब नाम आ जाता है तो मरीज़ बहुत डर जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये बलगम का आना, वो कफ आना, लेकिन अगर कफ के साथ खून वगैरह आ रहा है तो इसको ज़रूर इसको फॉलो करना चाहिए, इसकी वजह मालूम करनी चाहिए। ये भी खून भी आना कफ के साथ या बलगम के साथ। और दूसरा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी जो ज़बान का कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। उनका तो बलगम वगैरह भी काले रंग का होता है, ब्राउन या काले रंग का होता है। वो तो जैसे लंग्स बहुत बीमार हो गए होते हैं, वो काले हो गए होते हैं। अगर उनके वो ऑटोप्सीज होती हैं ना जो लंग्स की निकाले जाते हैं इसके बाज़ लोगों के, तो वो तो बिल्कुल ब्लैक होते हैं और पता नहीं वो कैसे सरवाइव करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हम एक स्मोकिंग वाली जगह पे खुद खड़े हो जाएं, हमारा रंग काला हो जाता है, मुंह काला हो जाएगा धुएं से, और वहाँ पे खड़े होने को दिल नहीं करता। और वो लंग्स वो हैं जो स्मोकिंग की वजह से कॉन्टीन्यूसली उसको एक्सपोज हो रहे हैं। तो इसकी अगर फर्स्ट स्टेज पे क्या काबू पाया जा सकता है इस कैंसर को, फेफड़ों के कैंसर को? कैंसर का असूल हर जगह पे यही है कि जितनी जल्दी कैंसर पकड़ा जाए उसकी ट्रीटमेंट के चांसेस उतने अच्छे हैं कि क्योर हो जाए। स्टेज 1 में बहुत अच्छे चांसेस हैं, 80% पेशेंट्स दे विल सर्वाइव, बट इन स्टेज 2 अबाउट 50% पेशेंट्स दे कैन सर्वाइव। और स्टेज 3 और 4 तो ये इनक्योरेबल कंसिडर होते हैं कि इनमें शायद बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो फिर हर जो कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर, उसमें कीमो ही कराई जाती है या रेडिएशन के थ्रू भी इसको किया जा सकता है?
देखिए इसमें इंडिकेशंस हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, और इसके अलावा अब नई दवाइयाँ आ रही जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज। इसमें बड़ी एडवांसमेंट आ रही है, इसमें स्लोली बट ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रही है साइंस। लेकिन अगेन जब हो जाता है तो उससे पहले बचाना ज़रूरी है। मोटो ये होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए हमारे अवेयरनेस कैंपेन का कि किसी तरह से ये हो ना। जब हो जाता है तो यूजुअली मतलब इन अबाउट 80% पेशेंट इट इज़ डायग्नोज्ड इन स्टेज 3 and 4। पेशेंट पहले ही उस स्टेज पे जा चुका है जब क्योर नहीं हो सकता है। अब वहाँ से आगे जो आपकी बारगेनिंग है वो है कि क्या क्या दवाइयाँ मौजूद हैं, किन दवाइयों से ज़्यादा जल्दी आराम आ सकता है उसके ऊपर। और दवाइयाँ हैं भी बहुत महंगी और कॉन्टीन्यूसली यूज़ करनी पड़ेंगी, मोस्टली फॉर लाइफ यूज़ करनी पड़ेंगी। फिर भी कुछ लोगों को फ़ायदा होता है और कुछ को उनसे भी फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहली बात हमें ये बताने की ज़रूरत कि कैंसर क्यों हो रहा है, इसको बचाया कैसे जा सकता है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है, अपनी डाइट को कैसे देखना है, स्मोकिंग से कैसे बचना है, वेट को कैसे हेल्दी रखना है, अपना एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो आप जैसे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं मेयो हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए वहाँ पर कितनी रेशो है कि इन केसेस की? जी बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट, लंग कैंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन आता उस स्टेज पे है जहाँ हम बहुत कुछ कर नहीं सकते। देखिए अर्ली स्टेजेस में आप सर्जरी ऑफर कर सकते हैं, उसके बाद रेडिएशन भी ऑफर। जब लेट स्टेज आ जाता है, मरीज का कैंसर फैला हुआ है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में चला गया हुआ है, तो फिर कीमोथेरेपी या सिस्टेमिक थेरेपी वही ऑफर की जा सकती है। अब इसके अलावा नई दवाइयाँ हैं, इम्यूनोथेरेपी है, EGFR इनहिबिटर्स हैं, बाकी दवाइयाँ हैं, वो सारी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन बड़ी कॉस्टली हैं, एक्सपेंसिव हैं, और कॉन्टीन्यूसली उसको मेंटेन करना, उनको यूज़ करना एक मुश्किल अमल है। तो और मैनी टाइम्स तो पेशेंट ऐसे आता है बेड रिडन होता है, चल फिर भी नहीं सकता, सांस नहीं आ रही होती ऑक्सीजन की, अब उसको हम ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं दे सकते। मतलब कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई होती है। मोस्टली हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं। अच्छा। 90%, मोर देन 90%। क्या एज लिमिट क्या होती है, क्या ब्रैकेट होती है? एज का भी देखिए कि एज हमारे पास हर तरह के इन 20s 30s पेशेंट्स आ रहे हैं। यंग पॉपुलेशन में लंग कैंसर और दूसरे कैंसर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन की कैंसर प्रेजेंट करने की एज है वो बाहर के ममालिक से मुख्तलिफ है, और हमारे यहाँ कैंसर अर्ली स्टेज पे आ रहा है, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है, हमारी खुराक शायद इतनी अच्छी नहीं है, और वो चीज़ों को देखते हुए शायद इस वजह से अर्ली 20s में, अर्ली 30s में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सबके लिए कि इसको काबू में पाना चाहिए, काबू में करना चाहिए। दूसरा, मुझे अगर इन जनरल पूछूं मैं डॉक्टर साहब, तो ज़्यादातर रेशो किन की आती है, मर्द की या फिर खातन की? जी लंग कैंसर के हवाले से होने में तो दोनों को हो सकता है। अच्छा। कुछ ऐसी खवातीन है जिनके घर में मर्द हजरात स्मोकिंग करते हैं, जी। उनका कसूर नहीं होता है, लेकिन उनके मर्दों की वजह से उनको ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने लिए तो स्मोकिंग छोड़ रहे हैं, अपने प्यारों के लिए भी छोड़ें। और दूसरी बात यह है कि यस इट इज़ मोर कॉमन इन मेल पेशेंट्स, क्योंकि स्मोकिंग भी मोर कॉमन इन मेल्स है, लेकिन अदरवाइज फीमेल्स में भी ये आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि जो सिगरेट पीते हैं हम लोग उसकी वजह से होता है, लेकिन आजकल आपको पता है वेप भी चल रहा है, शीशा भी पिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वेप भी आ गया है, आजकल नई टेक्निक्स भी आती जा रही, जिस तरह मेडिकल के साइंस में आ रही है इस तरह। तो क्या इनकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम सिगरेट की जगह वो पी लेंगे तो वो इतना हार्मफुल नहीं है? ये देखिए ये बड़ा एक मैं कहूँगा कि गलत मैसेज पहुँचाया जाता है। एक एनवायरनमेंट देना होता है। जब आप वेब पे जाते हैं दैट मीन्स स्मोकिंग। अब उसके साथ जब आप सर्च करते हैं, गूगल देखते हैं, वो कहते हैं जी इसमें कार्सिनोजेंस नहीं है, वो चीज़ें जो कैंसर पैदा करती हैं। अब एक बंदा समझता है कि मैं सेफ हो गया हूँ, एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन नहीं, जब आप ये कर रहे हैं ना, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप उस स्मोक पे भी जा सकते हैं। राइट? अब आपको वो चीज़ चाहिए, अब वो माहौल है, आपके दोस्त हैं बैठे हुए हैं और वो स्मोक कर रहे हैं, तो ये कंपनी का असर होएगा अल्टीमेटली आप वहाँ पे। और ये नशा तो है ना, निकोटीन तो है। अब निकोटीन की आपकी रिक्वायरमेंट विद टाइम इंक्रीज हो सकती है, जो वेप के साथ शायद पूरी नहीं होगी। फिर आपको स्मोकिंग पे जाना पड़ेगा, सिगरेट स्मोकिंग पे, फिर उसको किसी और तरीके से पूरा करना पड़ेगा। इसलिए हमें डिस्करेज करना चाहिए कि वेप, एनी टाइप ऑफ स्मोकिंग, एनी ई सिगरेट्स, दे आर हार्मफुल, दे शुड नॉट बी यूज्ड, और ये खतरनाक है।
मतलब वो चाहे सिगरेट हो चाहे उसका जो मुतबादिल हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे ही हार्मफुल हैं, बहुत हार्मफुल हैं। ये हमारी सोसाइटी यंग जनरेशन इसमें फंस चुकी है, इसमें निकालना बहुत जरूरी है इनको। किस तरह निकाला जा सकता है, किस तरह उन्हें एजुकेट किया जा सकता है, इवन दो कि वो एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है? देखिए वही बात है कि इसमें हमें अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को एंगेज करना पड़ेगा, एजुकेशन सेमिनार्स रेगुलरली करने पड़ेंगे। अच्छा। और उसके अलावा हमें एक माहौल देना। देखिए मैं देखता हूँ अच्छे पोश एरियाज में वहाँ पे वेप मॉल्स खुले हुए हैं हर जगह पे। हाँ जी। ये अफसोस होता है, ये अफसोस होता है कि कैसे हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। जब एक चीज़ अवेलेबल है तो लोग तो जाएंगे, कैसे उनको लाइसेंसिंग होती है, कैसे उनको ये आप कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी लेजिस्लेशन या ऐसी चीज़ें नहीं है? क्या इनके ऊपर रोकने के लिए हमें काम नहीं करना चाहिए? क्या ये इतना ज़रूरी है कि जनाब वेप वाली सोसाइटी में बैठना या स्मोकिंग वाली सोसाइटी में बैठना? जब हम अपने दोस्तों को, अपने बड़ों को देखेंगे कि वो रेगुलरली जाते हैं तो हमारे बच्चे नहीं जाएंगे वहाँ पे क्या? तो ये तो लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, ये तो उस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है कि इनको बंद किया। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं वेप मॉल, उफ मेरे खुदाया, ये हमें इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारी यंग जनरेशन ज़ाया हो रही है और आगे आने वाले जो साल हैं, ये जो फ्यूचर है वो हमारा ज़्यादा रिस्क पे है, बहुत ज़्यादा। देखिए बच्चे हमारे नौजवान नस्ल जिनसे हमें उम्मीदें हैं, वो सारे अगर इस काम में लग गए तो हम आगे क्या करेंगे? फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यही होगा। और कि जो बीमारियां हैं, ख़ासतौर पर जो मूजी बीमारियां हैं, वो बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन इन पर हमें काबू पाना है। अपनी भी जो एक ड्यूटी है हमें वो अदा करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास खोखर साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और फेफड़ों के कैंसर के हवाले से हम बात करते हैं। जनाब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब हमारा सेगमेंट है किताबों के हवाले से और इस सेगमेंट में अहमद हमाद साहब शायर मुसन्निफ हमारे साथ मौजूद होते हैं जो हर रोज़ किसी नई किताब से तारुफ हमारा करवाते हैं। और आज वो फ़लसफ़ाए मग़रिब किताब का नाम है, उससे हमारा और आपका तारुफ करवाने वाले हैं। तो आइए फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। आज जो किताब है वो एक नहीं बल्कि 3 किताबें हैं, समझ लीजिए ट्रायलॉजी है, एक सीरीज़ में मुंसलिक हैं, एक कड़ी जो है उसमें उस जंजीर में से एक कड़ी एक मेरे पास इस वक्त है और दूसरी दोनों ये किताबें हैं। तीनों इकट्ठी करने का मकसद क्या है, ये कि आपको सीरीज़ में पता चल सके कि जो भी कहानी पढ़नी है वो इस तरह लड़ी में परोई हुई आपको एक ही जगह पे मिल जाए। ये लड़ी किस चीज़ की है? ये फ़लसफ़े की है और ज़फ़र सिपल साहब ने इसको परोया है, बनाया है, बल्कि इसका जो तारोपू है वो इनके हाथों बुना गया। फ़लसफ़ा मग़रिब एक किताब है, दूसरी किताब विरसाए दानिश यूनान और तीसरी किताब इनकी है मुस्लिम फ़लसफ़े का तारीख़ी इर्तिका। मसलन मुस्लिम फ़लसफ़े में इन्होंने अल-किंदी से इब्न खल्दून तक सारा महाकमा किया है। जितने भी बड़े बड़े लोग आए कहते हैं कि पहला ट्रूएस्ट मुस्लिम फ़लसफ़ी जो था, यानी प्योरली फ़लसफ़ी जो था, वो अल-किंदी था। और ये भी लोग कहते हैं कि इल्मुल कलाम के माहिरीन बहुत ज़्यादा पैदा हुए। जैसे यूरोप में अदवार मुज़ल्लमा में, डार्क एजेस में सिर्फ एक ही काम रह गया था कि किस तरह दीनी तालीमात को अक्ल के जो कसौटी है उस पर परखा जाए। जब ये कोशिश की गई तो इसके नतीजे में जो इल्म पैदा हुआ उस इल्म को इल्मुल कलाम कहा गया। तो यूरोप में ये होता रहा और ये भी लोग कहते हैं कि जब इल्मुल कलाम पैदा होने लगता है तो इसका मतलब है कि उस कौम का, जिस कौम में ये पैदा होने लगता है, उस कौम का जवाल जो है वो शुरू हो चुका है या मुकम्मल तौर पे जवाल हो चुका है। इसकी मिसाल वो ये देते हैं कि जब ये यूनान अपने उरूज पे था, विरसाए दानिश यूनान, यानी यूनान में बड़े लोग कौन हैं? पहले 7 दानिशमंद, उसके बाद 3 बड़े लोग, सुकरात, उसका शागिर्द अफलातून और उसका शागिर्द अरस्तू। अरस्तू के बाद आगे आते आते फिर नो फ़लातूनियत के जो बानी हैं फ्लातिनुस वो थे और उसके बाद फिर जो यूनान का फ़लसफ़ा है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक 1000 साल पे मुहित तवील एक जो रात है
काली वो शुरू हो जाती है यूरोप में। तो ये लोग कहते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था, लोगों ने जो बैरून बीनी की बजाय दरून बीनी का काम शुरू कर दिया। तो इसको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी वो लोग जो प्योर जो फ़लसफ़े को ताकुलात की कार फरमाई समझते हैं वो ये कहते हैं। मुस्लिम का तारीख़ी इर्तिका पढ़ने वाली किताब है, ये भी पढ़ने वाली किताब है। चलते चलते हम इस बात का तज़किरा ज़रूर करेंगे कि मैंने इन किताबों का इंतखाब क्यों किया। देखिए, उर्दू में फ़लसफ़ा लिखना बहुत मुश्किल काम है। एक तो ये कि फ़लसफ़ा ख़ुद एक मुश्किल उमुल उलूम है और एक मुश्किल काम है। दूसरा ये कि उर्दू में इंडिविजुअल एफ़र्ट्स तो हुई हैं, इदारे की सतह पे बहुत कम इसकी कोशिशें की गई हैं। चंद एक इंडिविजुअल जो बाकमाल थे उनका नाम लिया जा सकता है, जैसे कि काजी डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम साहब थे, काजी कैसरुल इस्लाम साहब थे, डॉक्टर वहीद इशरत ने बड़ा काम किया, सी कादर हैं, प्रोफेसर बशीर अहमद हैं, काजी जावेद साहब हैं, और इस तरह मतलब चीदा चीदा अलबत्ता हम नाम ले सकते हैं। साजिद अली साहब मिसाल के तौर पे आजकल काम कर रहे हैं। यहाँ आप जानते हैं आबद अली आबद साहब, उन्होंने कितना अच्छा वो प्लेजर ऑफ फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी का तर्जुमा किया। फिर इंतज़ार हुसैन जो बड़े मारूफ अफसाना निगार, ड्रामा निगार, वो कॉलम अफसाना निगार थे, नावल भी उनका था बस्ती, और इसके अलावा बहुत उनके जो कॉलम्स हैं हम पढ़ते रहे हैं। डॉन में भी छपते थे और बाकी उर्दू में भी छपते थे, जंग में तो ग़ालिबन एक्सप्रेस में छपते थे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि उर्दू में जो जितना अच्छा काम हुआ है फ़लसफ़े में, अब उसमें ज़फ़र सिपल साहब का नाम शामिल हो गया है। और ये कोई आसान काम नहीं होता। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि हेगल का जो तर्ज़ था, तर्ज़ तहरीर, वो बहुत ही मुश्किल था, और उसको उर्दू के कालब में ढालना और ऐसा ढालना कि लोगों के लिए दिलचस्पी का, लोगों को अट्रैक्ट करे, ये कोई मामूली बात नहीं है। मिसाल के तौर पे कहते हैं किसी शख्स ने एक राहब से पूछा कि ईसाइयत की तारीफ़ एक फ़िक्रे में बता दीजिए। राहब ने जवाब देते हुए कहा कि हमसाये से भी उतनी ही मोहब्बत करो जितनी अपने आप से करते हो। ऐसी ही बात किसी ने हेगल से की कि बराए मेहरबानी अपने फ़लसफ़े का निचोड़ बता दीजिए। तो उसने हेगल ने इस बात का जवाब 10 जिल्दों में दिया, मगर अलमिया ये है कि इसके बावजूद भी मुतमईन नहीं हुआ। जब उसकी किताब की शोहरत 400 फैल चुकी थी, हेगल ने शिकायत करते हुए कहा कि सिर्फ एक शख्स को मेरी बात समझ आई है, मगर वो भी इसके मफहूम से मुकम्मल तौर पे वाकिफ़ नहीं है। कहते हैं कि जो मुश्किल नवीसी थी वो कांट से शुरू हुई थी, फिर आगे चलते चलते जर्मनी में उसका एक रिवायत बन गई। तो अब आप अंदाज़ा करें कि जब जर्मनी में एक मुश्किल ज़ुबान, ऑलरेडी फ़लसफ़ा मुश्किल चीज़ है, उसके ऊपर एक मुश्किल ज़ुबान जो है वो उसलूब मुश्किल अडॉप्ट किया जाए, उसके बाद फिर उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा आपके सामने आए, फिर उससे आप उर्दू के कालब में ढालें, तो ये कितना कठिन काम है, होशरुबा काम है। तो इस होशरुबा काम का बीड़ा जिन लोगों ने उर्दू के लिए उठाया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने हमारी फ़िक्री आबियारी की। आप देख लीजिए कि ज़फ़र साहब ने बड़ी अक्लमंदी से ये किया कि जो तो बड़े लोग थे उन सब का अलग अलग तर्जुमा किया, अलग अलग उनको चैप्टर दिया। मिसाल के शोपेनहार के लिए बिल्कुल अलग चैप्टर है। शोपेनहार के लिए जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो ये कहता हूँ कि शीन से शोपेनहार और आगे शोपेनहार को समझने के लिए 3 शीन जो है वो आपने याद रखनी है। और एक है शक, एक है शर और एक है शिकस्त। वो कहता है कि हर एक पे शक करें, और दूसरा कहता है कि इस आलम का मुकद्दर जो है वो शिकस्त है, शिकस्त और रेख्त, ठीक है। और ईवल जो है उसको उसकी हुक्मरानी है, यानी शर की हुक्मरानी है। तो ये शोपेनहार के फ़लसफ़े में दाखिल होने के लिए जो 3 शीन का गेटवे है, ये बड़ा ज़बरदस्त गेटवे है। इससे आपको शोपेनहार सारा समझ में आने लगता है। जब शोपेनहार समझ में आने लगता है तो आपको नीचे समझ में आने लगता है। तो ये कमाल है ज़फ़र सिपल साहब के उसलूब का, क्योंकि ये अदब से बड़ा इनका गहरा ताल्लुक़ है। तो इन्होंने अदबी चाशनी को मरने नहीं दिया फ़लसफ़ा लिखते हुए। ये बहुत कमाल है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मुझे यानी काजी जावेद साहब का उसलूब इसलिए अच्छा लगता है कि वो बड़े फ्लैट अंदाज में लिखते हैं, आसान फ़िक्रे लिखते हैं। अदबी चाशनी अगरचे उसमें नहीं होती लेकिन सहल होती है बहुत। जैसे डायना ली थॉमस और हेनरी थॉमस की किताब उन्होंने तर्जुमा किया तो इतना अच्छा तर्जुमा कि लगा कि वो तबाज़ाद है। ज़फ़र सिपल साहब उसमें अदबी रंग डाल देते हैं। मसलन इसमें जो काजी जावेद साहब ने पेशलफ्ज़ लिखा हुआ है, उसका उन्वान जो है वो ज़फ़र साहब ने खुद लिखा है, और वो है काजी का फ़ैसला। किस कदर खूबसूरत है। तो इसका उसलूब आपको जा बजा आपको अट्रैक्ट करेगा। मेरा ख्याल है कि जो आम कारी है, जिसका दिल चाहता है कि इस दुनिया को समझे, इसके रंगों को समझे, कायनात को समझे, कॉस्मोलॉजी को समझे, नफ्सियात को समझे, तीनों किताबें ये उसके लिए तोहफे से कम नहीं है। बुक होम ने इनको शाया किया।
आप अगर जागो लाहौर का रेफरेंस देंगे, इस प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे कि आपने इस प्रोग्राम में इस किताब के बारे में जाना था, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा बुक होम से। अगरचे ये किताबें महंगी हैं, मसलन सिर्फ ये जो किताब है ये 1200 रुपये की है ज़फ़र सिपल की, और तीनों किताबें आपको महंगी पड़ेंगी। अदरवाइज़ आप बुक होम से जाके उनसे बात करें। दुनिया टेलीविज़न नेटवर्क का ये जो है हमारा लाहौर न्यूज़ HD, इसके प्रोग्राम में आपने इसे देखा था, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है जी, अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब के हवाले से उन्होंने हमें बताया है। अहमद साहब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि उन मसाइल का जिक्र किया जाए जिनका ताल्लुक इस शहर लाहौर के बासियों से हो। मानसून का मौसम जारी है और इसमें डेंगू वायरस ने भी अपने वार शुरू कर दिए। लाहौरियों को आजकल वैसे ही सेहत के हवाले से काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मानसून में अब एक मरतबा फिर से डेंगू वायरस ने सर उठा लिया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 900 से ज्यादा मकामात पर डेंगू लार्वे की मौजूदगी ने तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि डेंगू बुखार के केसेस में अब मजीद इजाफा देखने को मिल सकता है। गुज़श्ता हफ्ते में 6000 से ज्यादा मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ और रवा साल शहर में डेंगू के 130 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और गुज़श्ता कुछ सालों से मौसम बरसात से पहले और गंदम की कटाई के बाद डेंगू वायरस सर उठा लेता था, लेकिन इस बार मौसम बरसात में ही डेंगू सर उठाना शुरू हो चुका है। तो डेंगू एक ऐसा वायरस है जिसको शुरू में ही अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो शायद इसकी जो सिचुएशन है उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा अफराद डेंगू बुखार का शिकार होते हैं और 20,000 से ज्यादा अफराद इसके बायस हलाक हो जाते हैं। पाकिस्तान में डेंगू वायरस फिर क्यों सर उठाने शुरू हो चुका है? डेंगू स्प्रे क्यों बर वक्त नहीं किया जा रहा? ये डेंगू से बचाव कैसे हम लोग मुमकिन बना सकते हैं? कैंपेन्स तो हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है मोहम्मद बिलाल हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, ये मौसम जैसे शुरू होता है तो डेंगू लार्वा भी अब दोबारा से पनपना शुरू हो चुका है और 900 से करीब जो जितने भी मकामात हैं वहाँ पर ये इसकी निशानदेही हुई है। क्या सिचुएशन है? कैंपेन्स शुरू की जाती हैं, वो चल भी रही होती है वक्तन फ़वक्तन, लेकिन फिर भी ये इस पे काबू नहीं पाया जा रहा, क्यों? बिल्कुल मुनीबा, आपने अपने इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा करवाया। उसमें साथ आपने ये भी बताया था कि 900 से ज़्यादा मुकामात है जहाँ पे डेंगू लार्वा पड़ा हुआ है। तो ये वो मुकामात है जो कि एक दिन के अंदर महकमा सेहत की जो टीमों हैं इन्होंने लार्वा को बरामद करने के बाद उसको तल्फ किया। अच्छा। इस वक्त पूरा लाहौर जो है ये हॉटस्पॉट बना हुआ है डेंगू के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी वजह ये कि हमारे अभी आपको पता है मानसून का सिलसिला भी चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन इशू ये है कि निकासी आपकी मुनासिब तरसील ना होने की वजह से जो डेंगू वायरस है इसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। और ये जो मच्छर है डेंगू, ये इतना ख़तरनाक है, ये कुछ ही घंटों के अंदर अपनी अफजाइश को जो है ये कर देता है। और ये साफ़ पानी में भी करता है, ये गंदे पानी में भी करता है। तो इसकी वजह से आप ये देख लें कि अब लाहौर के कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे जब से मानसून का सिलसिला जारी है ये पानी खड़ा का खड़ा ही रहा है। हमारे घरों की छतों को देख लें, निजी और सरकारी दफातर्स को देख लें, ये वो जगह हैं जहाँ पे अमूमन लोग कोई जाता ही नहीं है। तो इसके अलावा भी हम अब जब सराउंडिंग्स में देखते हैं तो कई जगह छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, छप्पड़ बन जाते हैं, वहाँ पे मच्छर जो हैं ये आए रहते हैं। तो इसकी वजह से इस वक्त हमारे पास जो खदशात हैं डेंगू वायरस के वो बहुत ज़्यादा इस वजह से हैं क्योंकि आपके सामने ये सारी सूरत हाल है। अब जब टीमें जाती हैं, अगर एक दिन के अंदर 900 से ज़ायद मुकामात पे जब ये लार्वा तल्फ होगा और पिछले 6 दिन के दौरान 7000 से ज़ायद मुकामात से जो डेंगू लार्वा ये तल्फ किया गया है, जिसमें तकरीबन 30 अफराद को नोटिस भी जारी किए गए थे वार्निंग देने के बाद। कुछ अफराद को के खिलाफ एक रिपोर्ट भी करवाई गई FIR के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन करवाई नहीं जाती, वो एक डराया जाता है ताकि मतलब ये अपने सिस्टम को, सूरत हाल को, SOPs को बेहतर करे, लेकिन कोई बंदा करने को तैयार ही नहीं।
अब इशू ये है कि हमारे पास अब वासा है या दीगर जो ज़िले इंतज़ामिया है, अब उसके साथ साथ अवाम खुद जो है ये जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे, चूँकि ये मच्छर मतलब अगर ये सपोज ये जौहर टाउन के इलाके में है तो ये एक मच्छर की अपना एक दायरा है जिसके अंदर ये परवास कर सकता है। तो ये तकरीबन को 3 से 4 किलोमीटर तक ये एक मच्छर जो है ये अपनी परवास को कर सकता है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते मतलब इस जगह पे पानी है तो मतलब दूसरे एरिया में वो जाएगा नहीं। आज से तकरीबन कोई 1 माह पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने तमाम लाहौर के जो 10 टाउन थे इनको हाई अलर्ट करार दिया गया था, हॉट स्पॉट करार दिया गया था और तमाम जो मतलब जो सेक्टरीज थे एक एक सेक्टरीज को एक एक टाउन दे दिया गया था कि आपने इनकी सर्विलेंस करनी है, आपने इसको मद्देनजर रखना है। ये इन सारी चीज़ों के बावजूद भी चूंकि अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, अब वो सारा सिनेरियो भी चेंज हो चुका है। इस तरह जब भी एक गवर्नमेंट चेंज होती है एक कंसल्टेशन जो होती है हमेशा लूज होती है। अब हमने देखा कि पिछले टेन्योर में सीएम हमजा शहबाज इसको बड़ा विजिलेंट लेके चलते थे, फिर साथ मिनिस्टर थे, फिर साथ सेक्रेटरी थे, शहबाज शरीफ के दौर में भी देखा। हाँ जी, फिर उसके बाद ये चीज़ें फिर जब गवर्नमेंट चेंज होती है उसका इफेक्ट हमेशा जो होता है हेल्थ के जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, चाहे वो पोलियो हो, डेंगू हो या कोरोना का हो, उस पर हमेशा इफेक्ट रहते हैं चूँकि पॉलिसीज चेंज होती है ना। तो पॉलिसीज की वजह से ये सारे जो आमद दरामद है ये हो रहा है। तो इस वक्त भी अब चूँकि मौसम ज़्यादा ख़तरनाक होने की वजह से चूँकि नमनेस भी आ गई है मौसम में, तो अब शहरियों के अंदर डेंगू बुखार भी बहुत ज़्यादा आना फैलना शुरू हो चुका है। अब भी लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पर कोई तकरीबन 10 से 15 केसेस जो रिपोर्टेड हैं ये सामने आ रहे हैं, जबकि हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे और लोगों को डेंगू और बुखार की वजह से जो है बुखार ये भी हो रहा है। और इस वक्त भी लाहौर के अस्पतालों में तकरीबन 20 से 25 जो मरीज़ हैं ये ज़ेरे इलाज है। और अच्छा ठीक है, गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 2 अफराद डेंगू वायरस की वजह से जाँ बहक भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिलाल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है फैसल मलिक साहब हैं, CEO हेल्थ हैं लाहौर के। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल साहब बताइएगा कि मानसून का मौसम है, उसका आगाज़ हो चुका है और डेंगू लार्वा जिसकी अफजाइश बढ़ती जा रही है और 900 मकामात से ये डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, एक ही दिन में निशानदेही की गई है। तो क्या वजह है कि इसके ऊपर हम काबू नहीं पाया जा रहा? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ऐसा है कि हम लोग लास्ट ईयर देखते हुए हम लोगों ने पूरा एक प्लान किया था पूरे साल के लिए और इस साल को मुख्तलिफ फेजेस में रखा था। इसमें पहला फेज हमारा उसमें ट्रेनिंग का भी रहा है, उसमें स्टाफ थोड़ा सा कम था और मानसून का जो सीजन जब अभी स्टार्ट हुआ था उसके लिए हमने स्टाफ की जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ गए। पहले हमारे पास 2000 टीमें काम करती थी तो अभी हमारे पास कुछ 5000 टीम्स काम कर रही हैं फील्ड में, जो जाके मुख्तलिफ मकामात से लार्वा जो है वो डिटेक्ट करती भी हैं और उसके बाद जो उसका केस रिस्पॉन्स है जिसमें वो वायरस स्प्रे या फोगिंग अगर जरूरत पड़े तो वो भी करते हैं। तो ज़्यादा टीम होने की वजह से भी लार्वा की डिटेक्शन बहुत ज़्यादा होती है और लार्वा डिटेक्शन जो जब जितनी ज़्यादा होगी उतने मकामात पे हमारे लोग पहुँच के जो है इसकी जो केस रिस्पॉन्स करते हैं जिसकी वजह से उसकी तलफी मुमकिन हो जाती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा एरिया के अंदर हम लोग अपनी जो हम लोग प्लानिंग की हुई है इन दिनों में कर लें ताकि आने वाले दिनों में पेशेंट की तादाद जो है कम से कम हो। लेकिन ज़्यादा फैसल साहब कौन से एरियाज जो है ये ज़्यादा करार पा रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा अफजाइश है डेंगू की? देखिए अफजाइश तो अभी पूरे लाहौर में हर जगह पे ही है। इसमें हमारा जो मेन सिटी है उसके बाद बहरिया का एरिया है, जौहर टाउन है, डिफेंस के कुछ केसेस हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा हमें तादाद मिलती है। लेकिन क्योंकि ये हमारे नोटिस में हैं और हम लोग डेली बेसिस इसको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, मीटिंग्स भी हो रही होती है, तो हमें इन तमाम एरियाज का मालूम है और ये इमर्जिंग एरिया जहाँ जहाँ से लार्वा निकल रहे हैं हमने बड़ा इसको फोकस किया होता है और किसी भी जगह पे जहाँ पे पेशेंट स्पेशली आ जाता है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है और उसके ऊपर जाकर हम लोग जो है अपनी टीम से हमारी जाके सर्वेलेंस करते हैं। लेकिन फैसल साहब यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि पहले आज से कोई 2-3 साल पहले हम देखते थे कि फॉगिंग स्प्रे किया जाता था, हर जगह जाके घरों के अंदर भी किया जाता था, गली मोहल्लों में भी किया जाता था ताकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काबू पाया जा सके। अब ये हम लोग कहीं नहीं देखते प्रैक्टिस, इसकी क्या वजह है? तो ये फॉगिंग स्प्रे अभी भी किया जा रहा है। फॉगिंग स्प्रे जिस जगह पे मॉस्किटो की जो होती है प्रेजेंस है, हमारा एंटोमोलॉजिस्ट जब जाके वहाँ पे फिजिकली वेरीफाई करता है कि जहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है उस जगह पे टारगेटेड फॉगिंग होती है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल जब गुजरे हैं जिसमें कोविड की वजह से काफी लोग परेशान भी रहे, उसकी वजह से भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन आई थी कि जो लोग सांस की बीमारी में मुब्तला होते हैं उस जगह से हम जाके ना ज्यादा उसके अंदर जिस तरह पहले आप कह रही थी कि होती है फॉगिंग बहुत करते हैं वो हम कर नहीं सकते हैं। बहुत से मामला ऐसे भी होते हैं सेहत के जो उससे रिलेटेड होते हैं और बाद में लोगों को तकलीफ होती है।
मतलब अब सिर्फ वहीं पे फॉगिंग स्प्रे किया जाता है जहाँ से लार्वा मिलता है? नहीं, जहाँ से लार्वा नहीं, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे मच्छर की तादाद मौजूद है, जहाँ पे मच्छर की अफजाइश हो रही है, उन एरिया से। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल भी हैं। फैसल साहब, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बिलाल फैसल साहब जी, ये जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं डेंगू की वजह से, पिछले साल भी तकरीबन लाहौर के अंदर 20 अफराद हलाक हुए, इस साल भी 3 अफराद हलाक हो चुके हैं डेंगू वायरस की वजह से। तो इसकी क्या रीज़न है, ये अमवात का सिलसिला क्यों नहीं रोका जा सका? देखिए, जो भी रिसेंट जो 2 अमवात हुई हैं वो तो उसमें जो डिफरेंशियल डायग्नोस है वो दूसरी भी है। मतलब वो लोग जो थे फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहे थे स्लॉटर हाउसेस को भी, उसमें से एक जो पेशेंट था वो ऑलरेडी वहाँ पे कुछ अर्सा रह के भी आया। तो अभी ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये केस जो था वो कॉन्गो का तो नहीं था कहीं, या ये क्या कहते हैं ये डेंगू का ही था। तो ये भी क्लियर नहीं है, इसलिए भी वो अपनी रिपोर्ट एक फाइनल आएगी फिर तो पता चलेगा। और दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर है, जैसे ही पेशेंट दाखिल होता है, अगर उसी वक्त ही प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उसको अगर डिस्चार्ज कर दिया जाए तो बेहतर हो जाती है तबीयत। अगर वो लेट हो जाए या कहीं से मिसमैनेज हो जाए तो चांसेस होते हैं कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो फैसल साहब, मुझे बताएं कि हॉस्पिटल के अंदर जो सहूलियात या जो इलाज मुआवजा मिल रहा है, क्या आप उससे मुतमईन एज सीओ हेल्थ लाहौर? जो हॉस्पिटल्स के अंदर है, मेरा ख्याल से इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। उसमें आईसीयूज़ तो हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन जब पेशेंट रिपोर्ट करता है, मतलब पेशेंट रिपोर्ट होते साथ ही उसके ऊपर जो है काम शुरू हो जाना चाहिए। जैसे हमारे बुखार के साथ एक पेशेंट गया है वहाँ पे, उसको सस्पेक्ट नोट कर लेना चाहिए। फर्दर जब उसके CPC के जैसी उसके टेस्ट आते हैं तो उसके बाद अगर वो उसमें लगे कि इसमें जो है इसको प्रोबेबल में शिफ्ट करना है तो वो करके, और फर्दर फिर डायग्नोस जो है NS1 के थ्रू होती है, वो अगर हो जाए तो इन तमाम फेजेस के साथ साथ तो बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट हो सकती है। दूसरा फैसल साहब, मुझे बताइएगा टेस्टिंग किट्स के हवाले से कि वो मुकम्मल हैं, कितनी तादाद में हमारे पास मौजूद हैं? दूसरा, बेड्स जो हैं वो पूरे हैं हमारे पास? जी, हमारे पास बेड्स जो हैं हर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग किट्स हैं बेसिकली एलाइजा के थ्रू या NS1 ये जो होता है, ये तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर, जितने भी हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा जितनी भी हमारी लैब्स हैं लाहौर के अंदर, सब जगहों पे मौजूद है। और इसके स्टैंडर्ड चार्जेस क्या रखे गए हैं? क्या जो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल से करवाएंगे उनके अलग हैं और जो प्राइवेट लैब से कराएंगे उनके अलग होंगे, या एक ही चार्जेस रखे गए हैं? इसमें एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं तमाम लोगों की अवेयरनेस के लिए कि ये जितने भी डेंगू के टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो 99 रुपीज ही है डेंगू का टेस्ट। अच्छा, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बगैर वो नहीं हो सकते? वो फिर लैब्स के अपने उसके चार्जेस डिफरेंट हैं, वो लोग ले लेते हैं इसमें, लेकिन जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ जाता है वो 99 की और गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। तो मैं बिलाल आपसे जानना चाहूंगी, लास्ट टाइम भी इन्होंने ये कहा था कि 99 रुपीज़ के होंगे, तो इस पे अमल दराबंद हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था, और लाहौर के अंदर जो प्राइवेट लैब्स है वहाँ पे 99 का है, और अगर सरकारी अस्पताल के अंदर ये बिल्कुल फ्री है। NS जो टेस्ट है ये भी बिल्कुल फ्री है। जब CBC से डायग्नोस होगा कि सस्पेक्ट होगा कि आया इस बंदे को CBC है, फिर उसके बाद NS1 जो टेस्ट है ये हमारे लाहौर के अंदर जो है IPH है वहाँ भी होता है, और एक आध और लैब है वहाँ भी होता है, और ये बिल्कुल फ्री है। और इस वक्त चूँकि इशू फॉगिंग स्प्रे का भी नहीं है, वो भी सीओ हेल्थ लाहौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बड़ा अच्छा काम कर रही है, और इसके साथ साथ जो टीमें हैं ये भी बनाई गई है। अब इसमें मुनीबा इशू ये आता है कि अब इतना बड़ा लाहौर है, इतना फैल चुका है, जिस तरह फैसल साहब ने बताया कि हमने अपने जो वर्कर्स थे उनको भी बढ़ाया है, तो अब लाहौर आपको पता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक फैल चुका है। तो अब कॉलोनीज बन चुकी हैं, सोसाइटीज बन चुकी हैं। अब एक सोसाइटीज के अंदर भी कहीं पे पानी खड़ा रहता है, अगर वो वहाँ डेंगू मच्छर वहाँ से पनपता है तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर करता है। तो उसमें वो यही बात है कि डेंगू का जो मच्छर जो वायरस है ये हमेशा फैलता ही मोस्टली कंजेस्टेड एरिया में तो फैलता ही है, गंदगी की वजह से, सफाई ना होने की वजह से। लेकिन वो जो सोसाइटीज़ हैं, जो खुले इलाके हैं, वहाँ पे इस वजह से फैलता है कि वहाँ पे पानी खड़ा रहता है। वहाँ पे लोग खुद से जो उनके बैकयार्ड होते हैं वहाँ पे जाके पानी को समटाइम देखते नहीं। इन घरों में, इन सोसाइटीज में इनडोर जो वाटर टैंक है ये भी बनाए होते हैं, ये भी बड़े तो समटाइम वो भी। लेकिन ये पहले हम देखते थे बिलाल के जो डेंगू टीमें होती थी ना, वो इवन दो के घर में आके भी चेकिंग करते थे, हमारी ट्रेज, फ्रिज के ट्रेज या बाकी अंदर चीजें देखते थे कि शायद पानी ना हो, वहाँ पे लार्वा ना मौजूद हो। तो फैसल साहब, आजकल ये चीजें हम नहीं देखते, शायद कमर्शियली आप लोग जाके डेंगू टीमें ये चीजें चेक कर रहे हो, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो मेरे घर में अभी तक कोई एक बंदा भी नहीं आया डेंगू टीम का कि आके वो चेक करे कि हमारे घर में चीजें या SOPs का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा।
नहीं, 3 SOPs के मुताबिक ही जाती है। जो SOPs हैं वो यही है कि जाके डोर टू डोर जो प्लान हमने जो माइक्रो प्लानिंग हमारी हुई है उसके मुताबिक जाके घरों पे चेक करें। और एक उसमें अब जो मेन सबसे जो चीज़ है वो अवेयरनेस है कि लोगों को अवेयरनेस कैसे देनी है। टीम्स को ये भी अब हमने ट्रेंड किया हुआ है कि आपने कैसे जाके लोगों को अवेयरनेस देनी है, क्या क्या चीजें बतानी है और फर्दर जाके घरों में चेक करना है उनके इंडोर में। लेकिन ये प्रैक्टिस बड़ी कम है फैसल साहब, जो घर में जाके चेक करते हैं चीजों को आउटडोर इंडोर। प्लान के मुताबिक तो टीम विजिट कर रही है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी भी हैं हमारी लाहौर में बड़ी बड़ी, उन तमाम की जिम्मेदारी भी रखी गई है कि वो अपने अपने तौर पे तमाम अपने एरिया को चेक करेंगे। ठीक है जी। फैसल मलिक साहब CEO हेल्थ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह इस पे काबू पा लिया जाएगा। उम्मीद तो है, पुरुम्मीद हम भी हैं, लेकिन क्या लगता है आपको बिलाल के आने वाले सालों में कब तक इस पर काबू पाया जा सकता है? देखें, नहीं पाया जा सकता। आपने बड़ा एक मसफूमाना सवाल किया है। आप ये देखें कि अभी तक हम जो वायरस जो होते हैं ना, इनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम होता है। आप ये देखें, हम पोलियो की बात करते रहे कि पाकिस्तान में सारी दुनिया में ख़त्म हो गया, अफगानिस्तान ऑब्जर्वेशन पे आ गया और पाकिस्तान में केस अभी भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें 13 साल के बाद अमेरिका में भी केस रिपोर्ट हुआ, उसके बाद UK में भी रिपोर्ट हो गया। क्योंकि ये वायरस है, वायरस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर अभी आप देख लें कोरोना वायरस, ये अब हमारी जिंदगियों के साथ चलेगा। हाँ, इसी तरह मलेरिया था, ये नई टाइप है डेंगू की, ये भी हमारे साथ जिंदगियों के साथ चलेगा। अब हमें इशू ये है कि अब ये इसकी जो स्पाइक है ना वो ना बढ़े, मतलब इसके केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में सामने ना आए। अगर डेंगू के केस नॉर्मल रहते हैं, रोज़ाना 1-2 आ जाते हैं लाहौर में, तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मतलब ये हज़ारों में केस एक दिन में आना शुरू हो जाए, फिर ये तशवीशनाक बात है, फिर इसके लिए ज़्यादा जो है ये अलार्मिंग सिचुएशन होगी। तो अभी तक ये अगर 2, 4, 8, 10 केसेस आते हैं तो इसको हमें एज नॉर्मल रूटीन के साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन करना ये चाहिए कि हम सबको पता हो कि इस वक्त चूँकि जितनी बीमारियाँ फैल रही हैं, हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हमने अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना है, हमें सफाई और सुथराई का जो निज़ाम है इसको बेहतर बनाना पड़ेगा। हमें पता है कि ये जो सीज़न है मानसून की बारिशों के बाद अब ये डेंगू लार्वा का शुरू हो चुका है, तो इसकी बजाय कि डेंगू की टीमें हमारे घरों में आके हम खुद थोड़ा सा सर्विलेंस का निज़ाम जो तेज कर ले अपना, उनको चेक करें, हमें खुद भी थोड़ा सा टाइम निकाल के इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब जब हम देखेंगे हमारे अंदर खुद सेटिस्फेक्शन पैदा होगी, तो फिर हमारी आने वाली जो नस्ल है वो भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आएगी और उन लोगों को भी पता होगा कि जनाब हमने किस तरह इन तमाम तर बीमारियों से बचना है। मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए और लाहौर शहर में जो डेंगू की सूरत हाल थी उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा हेल्थ के हवाले से, और हमने बात करनी है कि जनाब किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जनाब हर किसी की कोशिश होती है कि जनाब वो दुबला पतला और हसीन नज़र आए, लेकिन मोटापा जो होता है ना वो हमारी पर्सनालिटी को जो है ना वो एक उसकी जो पर्सनालिटी है वो मांद पड़ जाती है जब मोटे हो जाते हैं हम लोग। बेशक जितने मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन मोटापा हुस्न का दुश्मन होता है। और बहुत हद तक दुरुस्त बात भी यही है, क्योंकि इंसान जितना भी हसीन हो ना पर स्मार्ट ना हो तो मोटापा उसकी खूबसूरती की एक ऐसी मिसाल बन जाता है जैसे चांद में ग्रहण लगाओ। और मोटापे के शिकार लोग एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोगों की हालत तो ऐसी हो जाती है कि वो डिप्रेशन में रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बजाय कि डिप्रेशन का शिकार हों, उससे पहले ही हमें चाहिए कि अपने तमाम तो जो मसाइल हैं उनका खुद हल निकालें, ना कि टेंशन लेकर हम लोग बैठ जाएं। अक्सर लोग वज़न कम करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ घर पर एक्सरसाइजेस करते हैं, या फिर बहुत सी ऐसी डाइट्स हैं वो इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि वज़न कम करने के लिए उन्होंने कहवे का इस्तेमाल किया है,
और उनका वज़न बहुत जल्दी कम हो गया। तो क्या कहवे के इस्तेमाल से वाकई वज़न कम होता है और वो भी इतनी जल्दी कम किया जा सकता है? कौन कौन से कहवे का इस्तेमाल वज़न कम करने में मददगार साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। आज के शो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारा फारूकी, है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि वाकई कहवों से वज़न कम होता है? जी बिल्कुल, कहवे अगर आप सही तरीके से और आपको पता हो कि कैसे इस्तेमाल करना है तो ज़रूर उससे वज़न कम होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी उसके नुकसान भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। बिल्कुल है। तो कोशिश ये करनी है कि आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं कहवे, 1 to 2 कप्स भी अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके साथ डाइट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर डाइट के साथ मतलब ये नहीं है कि हम लोग खुल के खा रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि हम कहवा पी लेंगे तो कई लोग वजन कम कर लेंगे। हाँ जी, कई लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि डाइट जो है उनकी अच्छी नहीं होती है। अच्छा। एक्सरसाइज भी नहीं करे लेकिन कहवों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये सुन के कि भाई अच्छा कहीं किसी से सुन लिया कि उससे वेट लॉस होता है, तो वो लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। वो इनडायरेक्ट ज़रूर आपको बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन तभी अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो। डाइट को आपने मेंटेन रखना है, डाइट का सही तरह इस्तेमाल करेंगे तभी कहवे भी अपनी जो है वो असर दिखाएंगे। तो किस तरह के कहवे पी सकते हैं हम? सारा, अच्छा, इसमें बहुत सारे किस्म के कहवे हैं जो आप मिक्सचर जिनका आप बना सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जिंजर। आपने इसका नाम सुना होगा, घर में आसानी से अवेलेबल है सबको। अगर आप जो है उसको, उसका छोटा सा पीस जो है पानी में उसको बॉईल कर लें, तो वो बहुत अच्छा जो है वो आपके लिए एक हर्बल टी बन सकती है। उसके इतने बेनिफिट्स हैं, डाइजेशन के लिए भी ख़ास तौर पे, वेट लॉस में भी वो हेल्पफुल है। अगर आप डेली बेसिस पे शाम के टाइम जैसे आप घर आए हैं और बजाय इसके कि आप वो दूध पत्ती वाली चाय पी लें, आप उसकी जगह जो है ये जिंजर टी पी सकते हैं। खाली जिंजर और पानी? हाँ जी, ये बना सकते हैं। उसके अलावा भी और चीज़ें हैं, उसके अंदर आप जो है इलायची भी ऐड कर सकते हैं, कई लोग ज़ीरा भी ऐड कर देते हैं, वो भी मिक्स कर लें तो उनके अपने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो सेपरेटली वेट लॉस में हेल्प करते हैं। उनके अंदर भी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं, ख़ासतौर पे इस तरह के केमिकल्स हैं जो कि वेट लॉस में और फैट बर्निंग में जो हेल्पफुल साबित होते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो वेट गेन का मसला है वो इसी वजह से क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अर्ली एज में, जैसे आप 20s बिल्कुल अर्ली 20s के अंदर हैं, तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म ज़रा फास्ट होता है, लेकिन जैसे ही आप लेट 20s में जाना शुरू करते हैं तो मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि आप थोड़ा सा भी खाते हैं तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जो है हर्बल टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ साथ, तो वो आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज भी करें और डाइट का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। लेकिन सारा, यहाँ पे वेट गेन और वेट लूज करने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है कि उनको जो भी खा लें वो लगता ही नहीं है और वो वेट भी गेन नहीं कर पाते, तो वो किस तरह उसको स्लो कर सकते हैं? मेटाबॉलिज्म को देखें, स्लो करने की कोशिश तो ना करें, क्योंकि विद टाइम किसी ना किसी स्टेज पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो लाजमी होता है। मतलब आप बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे कि अर्ली 20s में या जो टीनेजर्स हैं, बड़े परेशान होते हैं कि हम जो भी खा लें हमें लगता ही नहीं है। तो बेसिकली उसको कम करने की कोशिश वैसे ना ही की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप वेट इंक्रीज भी करना चाहते हैं तो और बहुत सारे तरीके हैं वेट गेन करने के। इस प्रैक्टिस में ना पड़ें कि वेट गेन के चक्कर में आप जंक फूड, फास्ट फूड और इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इनका वो नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे आ सकता है जो एक ओबीस पर्सन के ऊपर आता है, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर कैंसर या फिर कोई और इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ या लिवर का कोई इशू, वो सारे इश्यूज़ अंडरवेट पर्सन में भी आ सकते हैं जिसका जो है वेट गेन नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है और वो बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहा है, उन पे भी वो इश्यूज आ सकते हैं। तो डाइट का उस सूरत में भी ध्यान रखना है। हेल्दी डाइट आपने तब भी रखनी है अगर आपने वेट गेन करना है। मतलब मैं तो जिन लोगों को देखती हूँ मैं तो कहती हूँ बड़े लकी हैं कि हर चीज़ खा लेते हैं लेकिन उनको कुछ होता नहीं है, मोटे ही नहीं होते हैं। गेन कर सकते हैं वो लोग भी गेन कर सकते हैं विद हाई प्रोटीन डाइट और विद प्रॉपर एक्सरसाइज, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज अगर वो कर रहे हैं और हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो वो वेट गेन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने कब किस टाइम क्या खाना है। क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को देखेंगे ना, जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं उनका मेन इशू ये होता है उनके प्रॉपर मील्स ही पूरे नहीं हो रहे होते। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उनका प्रॉपर नहीं होता है। और उसके अलावा बीच में वो स्नैक्स भी इतने कोई ऐड नहीं करते, अपने हिसाब से समझते हैं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए इनफ नहीं होता है। लेकिन मार्केट में इनके लिए भी हर्बल टीज जो है आई हुई है, तो वो भी इनके लिए बिल्कुल ले सकते हैं। हर्बल टीज ले सकते हैं, इनके लिए बेनिफिशियल हैं। हर्बल टी सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, उसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेटाबॉलिज्म के अलावा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, खासतौर पे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज को केटर करने के लिए और जो डिफरेंट बीमारियों हैं उनसे बचाने के लिए हर्बल टीज़ आप डेली बेसिस पे ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसमें, जैसे जिंजर टी का मैंने जिक्र किया, सिनेमन टी
बहुत बहुत अच्छी है अगर आप डेली बेसिस पे उसका यूज़ करते हैं। वेट लॉस में भी हेल्पफुल है, स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज़ करती है। स्ट्रेस लेवल अगर आपका डिक्रीज हो गया ना, ऑटोमेटिकली वेट ड्रॉप होता है उसके साथ, क्योंकि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स नीचे जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है। स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया बॉडी में तो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों का। मेन इशू सिनेमन जो है वो हम लोग चाय में भी तो बिल्कुल डालते हैं। चाय में आप डाल के पी सकते हैं, लेकिन दूध वाली पत्ती वो जो बन जाती है वो चीज़ सही नहीं रह जाती, क्योंकि अगर आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करें ना, ब्लैक टी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन जब आप उसमें दूध ऐड कर देते हैं ना, उसकी कोई फायदा नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, हम लोग तो सिर्फ इसलिए लेते हैं ना कि हम लोग अलर्ट हो सके और पूरा दिन अच्छा हमारा स्पेंड हो सके, लेकिन उसका कोई फायदा इतना हमें और कोई नहीं हो रहा होता बेसिकली जो है। और लोगों का टाइमिंग भी गलत होती है उसको लेने की। चाय का आप देखें ज़्यादातर लोग खाने के बाद ले रहे होते हैं। खाने के फ़ौरन बाद आप लेंगे, जो भी आपने खाया है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में, डाइजेस्ट ही प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और ऐसे होगा जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं। तो इसलिए चाय का भी टाइमिंग होती है लेने की। कई लोग जो है जो खाने के साथ ले रहे हैं, बजाय इसके खाने के साथ लें एटलीस्ट 2 घंटे के बाद या खाने से 2 घंटे पहले आपने लिया हुआ हो, ताकि जो है आपकी प्रॉपर जो भी आपने खाया वो डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट हो उसके बाद आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा सारा, आजकल के मौसम में बहुत से लोग हैं वो लेमन ग्रास टी पी रहे हैं, उसका बड़ा रुझान बढ़ता जा रहा है, हर घर में ये चीज़ पी जा रही है। तो इसकी हमें बताइए कि कितना अच्छा है ये, इसकी अफादियत क्या है? लेमन ग्रास टी, इसके अलावा मोरिंगा टी, माचा टी, ये वो टीज़ हैं जो कि आपका एक तो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इनके अंदर ज़्यादा हैं और उसके अलावा डिफरेंट बीमारियों से भी बचाते हैं। आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे, कोई इसमें हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ तब आते हैं जब बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में आप लेना शुरू कर दें, तब कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ इसमें कोई इशू नहीं है। आप डेली बेसिस पे 2 कप भी अगर आप डेली बेसिस पे लेना चाहते हैं लंच या डिनर के बाद तो आप ले सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मॉनसून में ये जो लेमन ग्रास टी है ये हमारी डिहाइड्रेशन जो हो जाती है उससे भी हमें बचाती है। पानी का इंटेक जो है आपका ज़्यादा फिर भी होना चाहिए। अच्छा, अगर आप हर्बल टीज़ ले रहे हैं या नॉर्मल टीज़ भी ले रहे हैं, आपका पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। 8 से 10 ग्लास आप डेली बेसिस पे ले रहे हो या उससे ज़्यादा ले रहे हो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि वाटर ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होती है इनके साथ। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में लेना शुरू कर दें ना हर्बल टीज़ भी, तो भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उसको कम, अगर आप चाहते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो तो साथ में पानी का इंटेक अपना इंक्रीज़ कर दें। अगर आपने इस तरह के कहवे पीने हैं, इस तरह की हर्बल टीज पीनी है। लेकिन ग्रीन टी के बारे में कहा जाता है कि उसके बाद डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर उसका ज़्यादा हम लोग इंटेक करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उससे डिहाइड्रेशन होती है ग्रीन टी से भी। और ग्रीन टी और उसके साथ जैसे माचा टी भी आजकल लोग पीते हैं काफ़ी शौक से। वो भी ग्रीन टी की ही एक किस्म है, लेकिन वो थोड़ी ज़रा एक्सपेंसिव किस्म है। अच्छा। तो उसको जो है वो ज़रा डिफरेंटली बनाया जाता है, लेकिन उसमें भी उसके भी सेम बेनिफिट्स हैं। उससे भी यही है कि आपको डिहाइड्रेशन होती है अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें या ज़्यादा कंज्यूम करें, या फिर आपने जो है डेली बेसिस पे अगर आप 2-2, 3-3 दफ़ा अगर आप उसको इस्तेमाल करें या 4 दफ़ा इस्तेमाल करें, तब डिहाइड्रेशन कॉज हो सकती है। हमेशा याद रखें किसी भी चीज़ को एक्सेसिव अमाउंट में, चाहे जितनी हेल्दी है, एक्सेसिव अमाउंट में आप लेंगे उसका आपको नुकसान ज़रूर होगा। तो डिहाइड्रेशन से बचने का तरीका ये है कि पानी का इंटेक मैक्सिमम करें, जूसेस वगैरह भी साथ में आप पी रहे हों, तो उससे ये है कि डिहाइड्रेशन आपकी कम हो जाएगी और आप अपनी टी भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में फिर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो हर मील के बाद कोई ना कोई टी ले रहे होते हैं, वो ग्रीन टी हो जाता है, वो कोई कहवा हो जाता है, वो ज़रूर लेते हैं और पूरा कप भी पी रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आप 3 से 4 तो इतना कप पीने का रिवाज नहीं है ना। बिल्कुल वो 3 से 4 घूंट भी अगर आप पी रहे हैं तो इट्स इनफ। इतना ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लोग जो भर के कप पी रहे होते हैं कि शायद इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, अगर आप 3 से 4 घूंट भी पी रहे हैं तो उसका वही इफेक्ट आना है। आप उसको लंच और डिनर के बाद जो है कंज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ लंच और डिनर के बाद। उसके अलावा पूरे दिन में उसको ना कंज्यूम करें, या अगर आपने किसी और टाइम करना है तो लंच के बाद और फिर उसके बाद इवनिंग में एक दफ़ा आप कर सकते हैं। बस 2 टाइम काफ़ी है एक दिन के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। हर जो है मील के बाद नहीं है। इसमें एक और टी का मैं जिक्र करना चाहूँगी, टर्मरिक टी जो है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। वो भी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। जहाँ इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपका वेट ड्रॉप वहाँ पे होता ही होता है। क्योंकि कई लोगों की बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, उसकी वजह से भी वो चाहे नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, वेट लॉस नहीं हो रहा होता। तो इस तरह की जो टीज़ होती है ना, ये उस चीज़ को बूस्ट कर रही होती हैं, आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं एक तरह से, कि आपका ताकि जो है इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम हो जाए और स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो जाए और आपका वेट जो है आराम से। कैसे बना सकते हैं? ये मार्केट से अवेलेबल है? नहीं, आप ये घर में बना सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक टर्मरिक ले लें, अगर आपको कहीं से ऑर्गेनिक वो जो
बिल्कुल सूखी हुई जो टर्मरिक होती है ना, वो अगर मिल जाए, उसको घर में पाउडर फॉर्म में ना हो। हाँ, एक तो जो मार्केट से आपको मिलती है वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती है। अगर आप देखेंगे कि जो ड्राई टर्मरिक होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है, कलर में भी, टेस्ट में भी डिफरेंस होता है। तो वो आप ग्राइंड कर लें घर में, और उसको जो है आप वाटर में ऐड करके थोड़ा सा उसको जो है बॉयल वगैरह कर लें। और उसके अलावा फिर आप उसको जो है उसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हनी भी ऐड कर दें, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। टेस्ट के लिए लोग हनी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा। अगर आप हाफ टी स्पून हनी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ज़्यादा टर्मेरिक भी यूज़ नहीं करनी है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत मतलब 1/4 कर ले। हाँ, 1/4 से भी थोड़ा सा कम आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। सिर्फ टेस्ट आना चाहिए ना? टेस्ट आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें, सिनेमन या बाकी चीज़ें हम लोग यूज़ करें तो वो पहले पानी बॉयल करके एंड पे जब चूल्हा हमने बंद कर दिया उसमें डाल के, और उसको हमने उसका जो दम देना है फिर उसके बाद पीना है। जी 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 जी, इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। आप जो है बॉईल करके उसके ऊपर कवर कर दें उसको थोड़ी देर के लिए, और फिर जो है आप उसको स्ट्रेन करके वो यूज़ कर सकते हैं। वो हम मिक्स भी कर सकते हैं, सिनेमन के साथ थोड़ा सा टर्मरिक ऐड कर लिया, थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर लिया, ठीक है, और थोड़ी सौंफ भी ऐड कर ली। ये भी उसके बहुत बिल्कुल बहुत सारा वो उसमें भी जो है बेनिफिट्स हैं कि वो आपका वेट लॉस में हेल्प करता है। ये सारे किसी ना किसी तरीके से ना आपके वेट लॉस में हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है। फैट बर्निंग प्रोसेस होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, लेकिन वो यही है कि आप इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें और प्रॉपर डाइट के साथ इस्तेमाल करें, तब ये हेल्पफुल हो सकता है। पेशावरी कहवा वो भी पिया जाता है, मतलब ख़ासतौर पर जब हम लोग बाहर जाते हैं और अच्छा खासा जब हम लोगों ने खाना खाया होता है, कढ़ाई खा ली हमने, चांपे खा ली, हम लोगों ने बाकी बारबेक्यू खा लिया, तो उसके बाद खास तौर पर पेशावरी कहवा और उसके साथ गुड़। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुड़ का इस्तेमाल आप साथ में करें तो वो बहुत बेनिफिशियल है एक तरह से, क्योंकि उसके अपने भी पर्सनल बेनिफिट्स भी हैं हेल्थ के ऊपर। उसमें मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बजाय इसके कि वाइट चीनी का इस्तेमाल किया जाए तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर का या हनी का इस्तेमाल साथ में आप कर सकते हैं। वो है बेनिफिट्स उसके भी, एंटीऑक्सीडेंट्स क्योंकि उसमें ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो वो फिर आपकी इन्फ्लेमेशन को बॉडी में जो है वो कम कर देते हैं। मतलब गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही है कि खाने के बाद बस ये है कि मिल्क टी के इस्तेमाल की जगह आप ये हर्बल टीज का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये जो गुड़ है वो किसी भी, मतलब जो भी हर्बल टी बना रहे हैं उसके साथ इस्तेमाल हाँ जी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी क्वांटिटी में उसके अंदर जो है वो ऐड कर दें तो बेनिफिट्स दे सकता है आपको। दूसरा, सारा सुबह सुबह बहुत से लोग हैं निहार मुंह जो है वो लेमन वाटर पीते हैं गर्म करके, उसके अंदर हनी डाल के, ताकि हमारा वेट लूज हो। उससे होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जैसे लेमन वाटर हो गया, या कई लोग ये जो एप्पल साइडर विनेगर डाल रहे होते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आपका स्टमक ऑलरेडी बहुत एसिडिक होता है उस वक्त, तो ये कभी भी नहीं ऐड करना चाहिए। उससे एसिडिटी भी कॉज हो सकती है, कई लोगों में हो भी जाती है। अगर आपने इसका यूज़ करना है ना तो ब्रेकफास्ट के बाद कर लिया या लंच के बाद, खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो आपको जो है वो बेनिफिट्स दे सकता है। लेकिन वही बात है कि डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो फैट बर्निंग में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देगा आपका, और जो है जिसे कहते हैं कि फैट बर्निंग में हेल्प कर देगा इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट उसका इतना ज़्यादा नहीं है। लेमन वाटर का आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें विटामिन सी है और उसमें और बहुत सारे जो हैं विटामिन और मिनरल्स हैं, वैसे हेल्पफुल है, लेकिन उस तरह से नहीं कि डायरेक्ट आप वेट लॉस के लिए स्पेशली उसको यूज़। और सुबह निहार मुंह नहीं लेना चाहिए, निहार मुंह बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, जो कई लोग ले रहे होते हैं। बहुत से लोग ले रहे होते हैं, और इसी वजह से मेरी बहन सुबह उठ के पी रही होती है, तो इसी वजह से लोगों को जो है अक्सर एसिडिटी भी कॉज हो जाती है। हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि सबको कॉज होती हो, कई लोगों को नहीं भी होती है, लेकिन मोस्टली पीपल के साथ ये इशू है। और लेट एज में जैसे मिड 30s में है या 40s में, उनके साथ ये इशू होता है कि वो अर्ली मॉर्निंग नहीं ले सकते हैं, उसका वो बहुत एसिडिक हो जाता है आपके लिए, और जिसे कहते हैं कि वो इनडाइजेशन भी कॉज करता है और एक अजीब सी तबीयत हो जाती है। तो उसमें बेहतर ये है कि उसको लंच के साथ या लंच के बाद ले लिया या डिनर के बाद ले लिया, और वो भी थोड़ा सा आपने जो है एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करना, 1 टीस्पून आप पानी के अंदर उसको घोल के उसमें वो फिर आप जो है कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें डाल लें आप, लेमन का यूज़ कर लें, एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ ना करें। वो भी कर सकते हैं, लेकिन खाने के बाद। अच्छा, दूसरा, इस मौसम में सारा कहा जाता है कि जो ब्लैक टी है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, वो हमारा मैदे के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है, ये गर्म होती है। सबके लिए नहीं। अगर आपको ऐसे इश्यूज हैं ऑलरेडी कि आपको स्टमक अल्सर्स हैं या आपको ऑलरेडी डाइजेशन में कोई इशू चल रहा है
और उसके ऊपर आपको डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आपने कैफीन का इंटेक नहीं करना, तब तो ज़रूरी है कि आप ना इंटेक करें। अच्छा। लेकिन अगर आप नॉर्मली इंटेक करते हैं, जैसे कई लोग पूरा पूरा साल ले रहे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो एज लॉन्ग एज यूर फाइन, आपको कोई इशू नहीं आ रहा है तो आप ले सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में लेने में कोई इशू नहीं है। ब्लैक टी भी और कॉफ़ी भी कोई मसला नहीं होता, आप ले सकते हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, वैसे वो हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हेल्थ बेनिफिट्स उसके होते हैं, लेकिन वही बात है सबको सूट नहीं करती है। लेकिन बहुत से लोग हैं ना, ये मिथ भी है कि अगर कॉफ़ी गर्म है, कॉफ़ी की तासीर अगर गर्म है तो उसको दूध के साथ मिक्स कर लिया जाए तो वो ठंडा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिथ्स ही है। नहीं, ये मिथ्स हैं, ये सारे मिथ्स हैं। हम लोग बस सोचते हैं। एक तो हम उसमें दूध ऐड कर देते हैं, फिर उसमें चीनी भी स्पेशली हम ऐड कर देते हैं, तो वो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, वो नीचे की नीचे ही चली जाती है, क्योंकि हमने हर चीज़ को इतना प्रोसेस कर देना होता है कि जब तक वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती ना, हम तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते। तो बेहतर तरीका यही है कि आप कॉफ़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, पानी में ऐड करके, या आप ब्लैक टी का इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। थ्रू आउट द ईयर भी ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 कप मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक दिन में 1 या 2 कप, उसका भी आपने ख्याल रखना है कि इतना बड़ा कप ना हो जो आपने दिन में पीना है। होता है जो छोटे वाले कप्स होते हैं उनमें आपने पीना है, वो चाहे कहवे हो चाहे वो कॉफी। बिल्कुल मग में नहीं लेना। जो मग भर भर के लोग जो है डेली बेसिस पे पी रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी, सारा फारूकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। सारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और किस तरह हम हर्बल टीज़ के थ्रू अपना वेट जो है उसको कम कर सकते हैं उस पर हमने बात की है। और तमाम तो जितने भी हमने रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किए हैं जनाब, आप भी ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन एहतियात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल आप तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।